नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत। मैं आपका स्वागत करता हूं करियर एंड नॉलेज ओशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपके सामने जो गेस्ट आए हुए हैं वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो एक ऐसा एग्ज़ाम क्लियर किया है जो कि लाखों एस्पिरेंट्स भरते हैं हर एक साल, लेकिन कुछ ही बंदे जो हैं क्लियर कर पाते हैं। तो उनमें से ही ये एक है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भैया हैं इन्होंने ALP टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उन्होंने ये क्वालिफाई किया है 2018 में। तो ये अपना जर्नी शेयर करना चाहते हैं और अपना प्रिपरेशन के बारे में बताना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपका ये वीडियो में कवर होने वाला है। प्लीज़ शुरू से लेकर ये आखिरी तक ये वीडियो देखेगा। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। और तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो अभी मैं इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन भैया आपके लिए है कि आपको कैसा लग रहा है मेरे शो में आके? आपको और आप सभी के आपके व्यूअर्स को धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं पहली बार है मेरे लिए कि मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके चैनल में आपका आने की। तो भैया, तो मैं आपको बहुत मुझे भी अच्छा लगा है आप मेरे शो में हैं। तो भैया, मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन लेने वाला, तो अभी आप अपने बारे में कुछ बताएं संक्षेप में। मेरा नाम साई प्रसाद है। मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर शहर से हूँ और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और उससे पहले मैंने ITI भी कंप्लीट किया था। और 2018 का नोटिफिकेशन जो ALP टेक्नीशियन का था उसमें मैंने एप्लीकेशन दिया है और उसमें मैंने सारे एग्ज़ाम्स को पास करके आज मुझे उसका सिलेक्शन हुआ है। और मैं इस महीने 19 को संबलपुर डिवीज़न में ईस्ट कोस्ट रेलवे में ज्वाइन करने वाला हूँ। तो भैया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा आप जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने शुरुआत की, क्या सोचा आपने, तो आप थोड़ा बताइए अपनी जर्नी के बारे में। मैंने जब ITI अपना कंप्लीट किया है उसके बाद मैंने एक कोलकाता में एक जॉब किया था फोटोकॉपियर मशीन्स का। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर मैं अपना ITI फिनिश किया हूँ और उसी फील्ड में मेरा एक जॉब था और मैं 1 साल तक जॉब किया था। और जॉब करने के दौरान काफ़ी लोगों को पता है ITI के ऊपर बहुत कम सैलरीज मिलती है और जॉब भी थोड़ा जितना मेहनत करते हैं उतना लगता नहीं है कि हम लोग सेटिस्फाई है कि ऐसा लाइफ आगे बढ़ सकता है। ये तो लेकिन तो मैंने 1 साल ऐसे किया हूँ। उसके बाद मेरा मम्मी का एक ड्रीम था कि मुझे कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब में नौकरी देखना चाहती थी। तो किसी ने एक जन ने मेरे मम्मी से मिला और उनको सजेस्ट किया कि आपका बेटा को क्यों कंपटीशन में क्यों प्रिपेयर नहीं करवाते हैं, इतनी ही कम उम्र में क्यों उसको जॉब करना इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने सजेस्ट किया मेरे मम्मी को और मेरा मम्मी भी मुझसे कहती थी कि ऐसा करो और कितना कब तक प्राइवेट जॉब में करते रहोगे। तो उसके बाद मेरे लिए टफ डिसीज़न था कि मैं प्राइवेट जॉब छोड़कर इस फील्ड में आऊँ, जो कि इस फील्ड में मैं एकदम फेमिलियर नहीं हूँ। एकदम मैं मुझे कुछ नहीं पता इसमें कैसा प्रिपरेशन करना है क्या नहीं। जिस व्यक्ति ने मेरे मम्मी को सजेस्ट किया था उन्होंने कहा था कि मैं ही तुमको प्रिपरेशन करवाऊँगा, तुम आ जाओ। तो मेरे लिए टफ था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट जॉब एक छोड़ने वाला हूँ, मैं एक नया फील्ड लेने वाला हूँ, उसमें सक्सेस होगा या नहीं होगा। ऐसे काफ़ी सारे सवाल थे मेरे मन में जिसको उस सवाल को मैंने इग्नोर करते हुए मैंने जॉब को क्विट किया। जब जॉब को क्विट किया था तभी काफ़ी सारे नए जॉब्स के ऑफर्स आने लगे थे क्योंकि मैं एक फोटोकॉपियर का मशीन का मैं टेक्नीशियन था जो कि मैं एक डीलर के अंडर में था। लेकिन मुझे डायरेक्ट कंपनी में जान पहचान थी। तो मैं जब डीलर के पास छोड़ दिया था उनको पता चला कि डायरेक्ट कंपनी वालों को कि मैंने ऐसा छोड़ दिया। तो उन्होंने कॉल करके बोलने लगे कि हमारे यहाँ पर काम करने आ जाओ। फिर हैदराबाद से 1-2 जॉब ऑफर्स आए थे इसी फील्ड में और भी आए थे। लेकिन क्या है कि उस समय मैं सिर्फ कहता था कि मुझे पढ़ना है,
लेकिन मन में एक डाउट था, एक डर था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज़ को रिजेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। आगे जाके अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ फिर मैं प्राइवेट जॉब करूँगा, कैसा स्टार्ट करूँगा, ये सब काफ़ी सारे सवाल थे। फिर भी मैंने अपने आप अंदर में एक कॉन्फिडेंस लाकर वो व्यक्ति के बात का मानकर मैंने अपना जॉब को क्विट करके इस फील्ड में मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो भैया अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि आपने अपना प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन सी बुक्स आपने प्रेफर करी, आप कौन सा टाइम में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते थे, और अपना बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया पूरा आपका जर्नी। जब मैंने जॉब को क्विट किया और खड़गपुर आ चुका था मैं। खड़गपुर ऐसा शहर है जिसमें जहाँ पर कोचिंग सेंटर आसानी से मिलता नहीं, सही कोचिंग सेंटर्स। और मैंने पहले जो मुझे सजेस्ट किए थे कि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करो, उन्हीं के पास मैंने 6 मंथ्स ऐसे पढ़ा था। ठीक पढ़ाते थे, लेकिन क्या है कि वहाँ पर कंपटीशन नहीं था, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे। वो मुझे और एक जन को लेकर पढ़ाते थे, जिसमें मेरा काबिलियत क्या था मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कितना ग्रो किया हूँ, कैसा मेरा परफॉर्मेंस है कंपटीशन के लैकिंग की वजह से। जैसा हम लोग इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो कंपटीशन इसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने उनके पास ज्वाइन किया, लेकिन 6 मंथ किया हूँ, लेकिन उसके पास कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कुछ और कोचिंग 1-2 जन के पास गया था, जहाँ पर वहाँ भी मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। फाइनली मुझे एक अच्छा टीचर मिले हैं जिनका नाम अरुण सर है। वो भी रेलवे में जॉब करते हैं और ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। और उनके पास मैंने जब ज्वाइन किया, फर्स्ट डे से मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि उनके पढ़ाने का टेक्निक, क्योंकि वो जो थे हमसे ज़्यादा मेहनत करते थे। अपना मतलब जीके कलेक्ट करके देना, हमें आइडियाज़ देते थे, क्योंकि हमारे लिए पूरा, मेरे लिए स्पेशली ये पूरा न्यू फील्ड था। मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है, कैसा तैयारी करना पड़ता है, कैसा प्रमोशंस होते हैं, रेलवे जॉब्स कैसे, मतलब ज्वाइन होने के बाद क्या सिस्टम्स होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं था मुझे। लेकिन उनके ज़रिए से ऐसा ऐसा प्रिपरेशन करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कैसे करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, ये हमेशा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड करते गए थे। और मैं उनके मुताबिक कोशिश किया, मैं 100% दिया देने का कि मैं उनके मुताबिक चलूँ। ऐसा मुझे सक्सेस आया था। और मैंने उनका बताया हुआ जीके बुक्स, जो कि हम सबको पता है कि ज़्यादातर लूसेंट फॉलो करते हैं सभी स्टूडेंट्स, लूसेंट पढ़ने लगा। और काफ़ी अलग जगह से भी सर कलेक्ट करके लेकर देते थे हमें जीके। और करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ना। और मैथ्स के लिए तो डेली उनका कहना है कि एक मैथ 50 बार बनाओ, तभी आपको वो पूरा माइंड में आ जाएगा आपको, वरना आप एक बार बनाओगे फिर भूल जाओगे। तो ऐसा उनका जो स्ट्रैटेजी था उसको मैंने अपनाया और आस्ते आस्ते मुझे सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, तो भैया मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बंदे बोलते हैं कि यार 10-10 घंटा पढ़ाई करो, 12-12 घंटा पढ़ाई करो, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना घंटा पढ़ना सही रहेगा? ये चीज़ जो है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट कुछ लोग होते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग हुआ, ये सब चीज़ों में जल्दी कैच कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं जिसको कैच करने में देरी टाइम लगता है, कॉन्सेप्चुअलाइज होने में, उनको कॉन्सेप्चुअली सोचने में उन लोगों को समय वक्त लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 10 घंटा पढ़ने से ही होगा, 8 घंटा पढ़ने से ही होगा। अगर आप कमज़ोर है, वीक स्टूडेंट है, तो आप जो ब्राइट स्टूडेंट जितना टाइम लगाता है उससे आप 2 घंटा ज़्यादा लगाइए, 2 घंटा ज़्यादा लगेगी। अगर ब्राइट स्टूडेंट अगर 6 घंटा लगाता है समय उसका अपना होमवर्क नहीं, अपना प्रिपरेशन करने में, डेली प्रिपरेशन के लिए आप 8 आवर्स लगाइए। अगर आप वीक हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आप कम समय लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना समय लगाना पड़ेगा। और सुबह सुबह कुछ लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट मिलता है, सुबह सुबह पढ़ने से लगता है कुछ लोगों को माइंड फ्रेश रहता है, वो लोग सुबह पढ़ना चाहिए। और कुछ लोग रात को पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। मेरे दोस्त लोग काफ़ी लोग जो है रात को पढ़ता था, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता था, मुझे नींद आती थी जल्दी, तो मैं सुबह मॉर्निंग पढ़ता था। लेकिन कुछ लोग जो है काफ़ी लेट नाइट पढ़ते थे,
तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उनका चॉइस, उनका कैसा फिजिकल सपोर्ट करता है, हेल्थ सपोर्ट करता है, वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा सुस्त होके मुझे सपोर्ट नहीं करते करके छोड़ देना, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। अच्छा, तो भैया दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे बंदा जब प्रिपरेशन करना चालू करता है तो उसके सामने बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है, ये बुक नहीं, वो बुक नहीं, ये बुक नहीं, वो बुक नहीं। तो आप ये बताएं कि आपने एक बुक से तैयारी की या फिर मल्टीपल बुक्स यूज किए फॉर योर प्रिपरेशन? काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि मैं जीके पूरा अच्छे से कर लूँ ताकि मेरा कोई सवाल छूट ना जाए। तो वो हमेशा तलाश करते हैं कि कौन सा बेस्ट बुक है, कौन सा बेस्ट बुक है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास एक कुछ बुक्स होते हैं जिसको वो पढ़ते ही नहीं। मतलब हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि हमारे पास जो सोर्स है, रिसोर्स है, हमारे पास जो बुक्स है उसको हम फिनिश कर लें। ये नहीं कि इसमें कम चीज़ें हैं, इसमें डीप नहीं है, मुझे डीप पढ़ना है तभी मैं पास हो पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहला आप बेसिक्स पढ़ें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, करंट अफेयर्स आते हैं, सपोज मान लीजिए 10 टू क्वेश्चन आते हैं, 10 टू में 6 टू ईजी आते हैं, जैसा सभी जानते हैं ऐसे आते हैं, और 4 ऐसा आते हैं जो अंदर डीप में पूछा जाता है। लेकिन आप पहले 4 के लिए प्रिपेयर होंगे कि 6 के लिए प्रिपेयर होंगे? आप 6 के लिए प्रिपेयर होना है, तो इसलिए पहला बेसिक्स जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास जो रिसोर्स है, आपके पास लूसेंट है, लूसेंट पढ़ लीजिए, आपके पास अरिहंत है, अरिहंत पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप इसमें अच्छा हो जाते हैं, आप माहिर हो जाते हैं, उसके बाद आप और डीप के लिए आप दूसरे बुक्स प्रिफर कीजिए। दूसरा एनसीईआरटी बुक्स, अगर आपको बेसिक नॉलेज मतलब लूसेंट वगैरह पढ़ ली है तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है जो रेलवे का है उसमें आप इजीली मतलब लूसेंट वगैरह अभी हम बुक से आप क्रैक कर सकते हैं। क्या उससे क्वेश्चंस आते हैं? जी हाँ, क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली क्या हो गया कि पहले जो पैटर्न था उसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है साइंस में। अभी प्रीवियस ईयर है, सिर्फ काफ़ी पहले होता था कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाओ जीके आ जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं साइंस में बहुत सारे, और कुछ कैलकुलेशंस भी दे देते हैं साइंस का रिलेटेड। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। स्पेशली 2000 ALP और ग्रुप डी आप अगर पेपर देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे, कुछ नया क्वेश्चंस दिया है। हाँ, सिलेबस के अंदर रहेगा, 10th क्लास का ही तक रहेगा, लेकिन क्या है कि आप कुछ सोच के करने वाले मतलब दिमाग लगा के करने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप, मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जब एस्पिरेंट तैयारी करना शुरू करता है तो उसके सामने 2 सिचुएशन आते हैं, या फिर मैं अपने आप से तैयारी करूं या फिर मैं कोचिंग सेंटर जाऊं। तो आपने क्या चूज किया? आपने तो बता दिया है कि मैंने कोचिंग सेंटर चूज किया, तो आप बताइए मेरे एस्पिरेंट्स को कि क्या बंदा कोचिंग सेंटर के बिना भी तैयारी कर सकता है या फिर कोचिंग सेंटर जरूरी है? तो आपके हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि अपने आप से मतलब अगर इस फील्ड में आप नए हैं, बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक कोचिंग सेंटर में जाइए। वहाँ पर आप समझेंगे कि कैसा होता है प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी होता है। अभी अगर आप घर में ही शुरुआत से प्रिपेयर करने लगेंगे तो आप किताब लेकर आप मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे, जो एक स्मार्ट स्टडी नहीं है। जो स्मार्ट स्टडी जो होता है कोचिंग सेंटर्स में मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है, वैसा करके कम्प्लीटली कोचिंग सेंटर में भी डिपेंड होना गलत है। आपका खुद का प्रिपरेशन भी, आपका खुद का आइडिया भी लगाना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एक बार कोचिंग सेंटर जाते हैं, 1 साल ऐसा अपना 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस आपका आ जाता है कि कैसा प्रिपेयर होना है, तब आप घर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ALP तक में कोचिंग, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कैसे प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, जीके कहाँ से पढ़ना है, कुछ बुक्स के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं ALP टेक्नीशियन ख़त्म हो चुका है, फिलहाल अभी मैं NTPC के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि घर पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया आ चुका है कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको अगर आइडिया बिल्कुल नहीं है तो आपको कोचिंग सेंटर जाना इम्पोर्टेंट है, और अगर जब आपको आइडिया आ जाता है आपको, उसके बाद आप घर में प्रिपेयर हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे से समझाया है भैया ने। तो आपका भी अभी तक इतना आइडिया लग चुका होगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है।
और एकेडमिक से रिलेटेड मैं आपको एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि सबसे मेन चीज़ होता है मतलब प्रिपरेशन का, जब आप शुरू करते हो वो एग्ज़ाम के टाइम से पहले आप कैसे प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट जो 5-6 दिन था तो वो टाइम आपके लिए कैसा था, और आपने वो टाइम में कैसे प्रिपेयर किया, वो प्रेशर को आपने कैसे झेला, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई करते हो और एक बार में आपको पूरा आउटपुट देना है, तो आपको प्रेशर कैसे महसूस होता है, आपने क्या किया, कैसे कैसे पढ़ाई की, कितना घंटा पढ़ाई किया, थोड़ा थोड़ा बताइए। ऐसा है कि आप अगर साल भर 2 साल भर अगर आप मेहनत नहीं किए तो लास्ट 5 डेज में कुछ आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। आपका जो बेनिफिट होगा वो आप 1 साल का 2 साल का मेहनत ही आपको बेनिफिट लाएगा। लास्ट 5 डेज का मेहनत कुछ नहीं जाएगा। लास्ट 5 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे। आपका जो भी अगर नोट्स प्रिपरेशन करते हैं तो उसको आप रिवाइज करेंगे, लेकिन 5 डेज में आप नया कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो प्रिपरेशन जो है आपको कंसिस्टेंटली करना है। 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, कुछ लोग 1 साल में क्रैक कर लेते हैं, कुछ लोग 2 साल में करते हैं, कुछ लोग 3 साल भी लगाते हैं। तो कंसिस्टेंट रहना इम्पॉर्टेंट है। बार बार ऐसा नहीं कि कुछ दिन पढ़े फिर कुछ दिन नहीं पढ़े। ऐसा करने से क्या है कि अब जो पढ़े हैं आप फिर भूल जाएंगे, फिर से उसको आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या है कि कंसिस्टेंट रहते हुए उसको रिवाइज करते हुए मैथ्स कंसिस्टेंटली करते हुए आपको पूरा मेहनत करना है। लास्ट 5-6 डेज से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा। तो आप, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा इस बीच में। तो एग्जाम के पहले आपको फियर नहीं लग रहा था कि हर एक बंदे को टेंशन होता है, जैसे हम भी कॉलेज के एग्जाम दे रहे थे, तो 3rd ईयर में अभी मैं भर्ती मतलब आया हूँ, प्रमोट हुआ हूँ, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन लगता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपको ऐसा टेंशन नहीं लगा? हाँ जरूर टेंशन तो लगा है। स्पेशली जब आप अच्छे प्रिपरेशन कर लेते ना तो आपका टेंशन बढ़ जाता है कि मैं इतना प्रिपेयर हुआ हूँ, मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा। ये ज़्यादा टेंशन लाता है। जो कोई पढ़ता नहीं है, जो देखिएगा हम स्कूल लाइफ में जो लोग नहीं पढ़ता है वो बहुत कॉन्फिडेंट आता है कि मैं लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा। लेकिन जो पढ़ के आता है उसको ही डर रहता है कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा। मैं अगर टीचर्स के सामने अच्छा इंप्रेशन है उसका, तो इंप्रेशन को रखने के लिए कि मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, ये हमेशा उसका टेंशन रहता है। तो ऐसे ही जब आप अगर कंपटीशन में अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ज़रूर टेंशन रहेगा। मेरा भी टेंशन था, जो कि मेरा फर्स्ट जो CBT का एक्सपीरियंस बताता हूँ। फर्स्ट CBT में मेरा फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, जो कि वो शिफ्ट का जो पेपर था वो कि टफ था, जिसमें मैथ्स वगैरह काफ़ी कैलकुलेटिव आए थे। ठीक है, मैं 75 का मार्क्स का वो पेपर था, जिसमें मैं सिर्फ 47 अटेम्प्ट किया, 47। और उसके बाद टाइम इतना फास्ट चला गया क्योंकि कैलकुलेटिव था। तो मैं बाहर आने के बाद मेरे टीचर को कॉल किया हूँ, मैं बताया कि ऐसा ही अटेम्प्ट किया हूँ सर। और मेरा एक आदत था कि मैं जो नहीं जानता हूँ मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। ज़्यादातर नेगेटिव होने का मैं कम चांसेस करता हूँ, जो इसलिए मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन एक गॉड ग्रेस बोलेंगे, मैं तो बोलूँगा कि 47 में मेरा 3 सिर्फ रॉन्ग हुए थे। वाह। जो कि मेरा 43 ऐसे मार्क्स आए थे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरा सबसे अच्छा मार्क्स उठा था। मेरे ट्यूशन में मेरे से ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले लोग थे, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उठा था। क्योंकि कभी कभी आपको टफ जो पेपर होते हैं वो आपको कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है कि आप अगर आप अच्छा प्रिपरेशन किए हैं तो टफ पेपर ही आपको ज़्यादा कंपटीशन देता है। इजी पेपर में सभी अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन टफ पेपर में कभी कभी काफ़ी कम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इसका वजह से नॉर्मलाइजेशन जो एक प्रोसेस होता है रेलवे में एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में, उसमें आपका मार्क्स काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। तो ऐसे मेरा फर्स्ट CBT ऐसा गुजरा। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। फिर सेकेंड CBT कंप्लीट हुआ, साइको कंप्लीट हुआ। साइको में आपका भैया, आपका जो साइको टेस्ट था उसका आप में मतलब कैसे टेस्ट होता है, क्या होता है उसमें? साइको एग्जाम्स जो होते हैं वो ALP वालों के लिए होता है। ALP के लिए, ALP जो अपना प्रेफरेंस लिस्ट में ALP जो रखे हैं उनके लिए होता है, जिसके लिए मैं मेरे लिए नया था। यहाँ पर खड़गपुर में कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो मैंने इलाहाबाद गया था। वहाँ पर मैं और मेरे 3 दोस्त लोग मिलकर गए थे। वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर मैंने अपना वहाँ पर कोचिंग लिया। 7 डेज़ का कोचिंग होता है, जिसको लेकर फिर वापस आकर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया।
अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ जाते हैं, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज मिलता है। आप जहाँ पर कोचिंग लेते हैं वहाँ से भी टेस्ट सीरीज मिलता है, आपको कुछ यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है जिसको आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने पर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो लास्ट तो स्टेप है, सबको पता ही है, मेडिकल होता है। तो मेडिकल का एक्सपीरियंस कैसा था? मेडिकल में कुछ मतलब A1 मेडिकल हुआ था मेरा, क्योंकि मैं एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए मेरा एप्लीकेशंस था। तो A1 मेडिकल गया था। और जो भी प्रोसेस होता है, जो भी आई टेस्ट वगैरह, आई टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको अच्छा आई टेस्ट है तो आप मेडिकल में A1 में फिट होते हैं, वरना नहीं तो आपको अगर आई सेट कम है, 6/6 नहीं है, तो आपको उसको आप अगर चश्मा लगाते हैं तो उसके लिए मतलब आपको एलपी के लिए आप फिट नहीं रहेंगे, आप बल्कि टेक्नीशियन के लिए फिट रहेंगे। लेकिन मैं एलपी का जो A1 मेडिकल टेस्ट है उसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ, सारे टेस्ट मैंने पास हुआ है उसमें। और बाकी सब नॉर्मल जैसे टेस्ट होते हैं, ECG टेस्ट होते हैं, और काफ़ी सारे आई टेस्ट होते हैं, और काफ़ी कुछ टेस्ट होते हैं A1 के लिए, और जिसका आपको मिल भी जाता है काफ़ी सारे वीडियोस। तो बहुत ही अच्छा था इनका जर्नी। तो मैं आखिरी 2 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो इसमें ये जर्नी शुरू करने से पहले या फिर जर्नी के बीच में या फिर कभी भी आपको ऐसा लगा कि यार मतलब अब मुझे नहीं हो पाएगा, लगता है कि ये इतना हार्ड एग्जाम है, इसमें आपको जैसे पता है कि लाखों बंदे बैठते हैं और जो पोस्ट होता है सिर्फ 1000 होते हैं, कुछ 1000 ही होते हैं, तो इट्स अ वेरी टफ एग्जाम। तो इसमें एंटर होने से लोगों को डर लगता है कि यार हमसे नहीं हो, पहले ही बंदे बोल देते हैं कि यार नहीं हो। तो आपको कैसा भी कभी भी लगा कि यार कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड, कि ऐसा कुछ लगा आपको कभी? ऐसा नहीं है कि मुझसे कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा तो मुझे ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब लेकर ही बहुत बड़ा डिसीजन लिया हुआ है। मुझे इसमें कैसे करना ही है, नहीं हो पाएगा करके सवाल मेरे पास नहीं था, फिर ऑप्शन नहीं था। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझे फिर से प्राइवेट जॉब ढूंढना है, और फिर से मुझे इतना साल 2 साल लगा चुका हूँ मैं बिना जॉब किए, फिर नया जॉब मिलने में तुम इतना 2 साल क्या किए हो, काफ़ी सारे सवाल आते हैं प्राइवेट जॉब में। तो मेरे लिए सिर्फ क्रैक करना ही था। लेकिन हाँ, कैसे बहुत सारे डिमोटिवेशंस आते हैं। जब मैं शुरुआत में क्या था, मैं पहले जो टीचर्स के पास मैंने करता था वहाँ पर कंपटीशन नहीं था, तो मुझे लगता था कि मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, सही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अरुण सर के पास आया था, उनके पास मैंने उनका जो मतलब मोटिवेशन था मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। वो हमेशा कहते हैं कि 1000 पोस्ट हुआ तो क्या होगा, तुमको सिर्फ 1000 में आना है, सबसे निकल के आना है, तुमको तैयारी करना है बस। वो हमेशा ऐसा करके आते थे, कभी ऐसा नहीं कहते थे कि बहुत कम पोस्ट है, तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। ज़्यादा मेहनत करना है, लेकिन तुम इजीली आ सकते हो 1000 में, बहुत मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं जो पढ़ते नहीं पढ़ के एक एप्लीकेशन डालने वाले काफ़ी लोग होते हैं। सिर्फ आपको पढ़ने वाले लोगों में से आना है और आपको सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। काफ़ी मोटिवेट करते हैं, और काफ़ी भी डिमोटिवेशंस आते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि रेलवे जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है पाना, काफ़ी घूस देना पड़ता है। ऐसी बातें काफ़ी मेरे पास आए हैं जो नेगेटिव बातें कहने वाले। तो इससे इजी सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादातर पॉजिटिव वालों के साथ जुड़े रहिए, नेगेटिव वालों के साथ आप जुड़े मत रहिए, जो कि नेगेटिव बातें कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल कहते हैं सब चीज़ को। ऐसा उन लोगों के साथ आप जुड़ा मत रहिए। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, तो आप पॉजिटिव कर भी सकते हैं। यस, ठीक है। तो हाँ, तो काफ़ी सारे आते हैं कि ऐसा रेलवे जॉब्स कठिन होता है, ऐसा ईजी नहीं है करके। फिर भी उन चीज़ों को मैंने इग्नोर करते हुए मेरे सर पे मैंने ट्रस्ट किया। उनका जो पढ़ाने का तकनीक था बहुत ही अच्छा था, और मैंने उनके मुताबिक प्रिपरेशन किया, और आज मुझे 1 पैसा भी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा कहीं पे भी, और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब मैं सोच रहा था कि आपका एक्सप्रेशन जानने के लिए। तो हर एक बंदा का एक सपना होता है जो बंदा देखता है, उसके बाद जब मेहनत करने लगता है बंदा, जब वो पूरा हो जाता है तो एक अचीवमेंट के जैसे महसूस होता है।
तो जैसे आपको आपका मेडिकल सब हो गया, एग्ज़ाम दे दिया, आपका जो एग्ज़ाम था सारा क्लियर किए हो, उसके बाद जब आपके घर में अपॉइंटमेंट लेटर आया तो आपको कैसे महसूस हुआ, आप थोड़ा बताइए। हाँ, सभी को बहुत ही खुश होगा, जो भी मेहनत करता है उसका फल मिलता है, तो खुशी की बात होती है। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही खुशी की बात थी कि मैं जो मेहनत किया हूँ उसका मुझे फल मिला है, और जॉइनिंग लेटर मुझे देखने को मिला है। मैं तो व्हाट्सएप वगैरह स्टेटस वगैरह नहीं रखता हूँ, सोशल मीडिया में बहुत कम एक्टिव हूँ। मेरा ना कोई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है भी तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। फिर भी मैं अपना एप्लीकेशन जब मुझे आया था तो मेरा फ़ोटो लगा के स्टेटस लगाया। हाँ, तो हाँ, खुशी है, खुशी शेयर करने के विषय है। तो मैंने बहुत खुश हुआ था, और मैं जब 19 को एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिले हो गया था ज्वाइनिंग, और लेकिन अभी 19 को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। काफ़ी खुश हूँ, और एक नया एनवायरनमेंट में जाने वाला हूँ। पता नहीं कैसा रहेगा, जॉब कैसा रहेगा, फिर भी जॉब हुआ है करके काफ़ी सेटिस्फेक्शन है। तो भैया इसी के साथ आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख रहे हो कि भैया ने बहुत मेहनत किया, स्टेप बाय स्टेप किया, ही वॉज वेरी कंसिस्टेंट। तो आपको भी वैसे ही करना है फ्रेंड्स। तो मैंने जितना भी हो सकता है टॉपिक सब कवर किया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो भैया ने मैं जब चर्च में जाता था तो भैया देखते तो बहुत साइलेंटली बैठा हुआ रहते थे। मैं भैया को पूछता था क्या कर रहे हो आप, तो वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि पता नहीं क्या था कि वो भैया ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस शर्मा के चल जाते थे, यस आई एम स्टडिंग। बट बोलते हैं ना कि मेहनत करने वाला का कभी भी जीत ही होता है। तो भैया ने मेहनत किया और करके दिखाया है। तो ये मेरे लिए भी बहुत प्राइड की बात है कि हमारा भैया बहुत अच्छे से किए हैं, पास किए हैं, क्योंकि लाखों बंदे इसमें अप्लाई करते हैं, तो भैया ने इसमें क्वालिफाई किया है। मैं आपको एक कोट देना चाहूँगा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाहते हो तो आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आप जमकर तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। आपको अगर तैयारी कम भी पड़ रही है तो ट्राई कीजिए कि कैसे न कैसे अपना तैयारी को पूरा करें, और ट्राई कीजिए दी बेस्ट दे सके, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि कम है ज़्यादा है। जैसे भैया ने बोला था कि लाखों पोस्ट आता है, तो इनके सर ने जैसे मोटिवेट किया, आप भी अपने आप में मोटिवेट होइए फ्रेंड्स। तो आप किसी से कम नहीं हो, आप भी कर सकते हो। तो आप अच्छा कीजिएगा फ्रेंड्स। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है फ्रेंड्स।